साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पाठशाला 24 में स्वागत करता हूं। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र की। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम बहुत सारे जो है मुख्य टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक आता है हमारे पास में, वो आता है आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 रहेगी अपनी। ठीक है, हम एक एक वीडियो को जो है डेली क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो सिलेबस वगैरह है उनको हम कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रुधिर परिसंचरण, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र आज का हमारा मुख्य टॉपिक है ये। और इसी को ही हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बारी बारी से हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता तो आपको ध्यान रखना है विलियम हार्वे। ठीक है, इन्होंने जो है 1628 में इसकी खोज की थी। आगे हम बात करें कि मानव जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। जो ब्लड है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर परिवहन होता है, उसका परिसंचरण होता है। ठीक है, यहाँ पे परिसंचरण सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये होता है आपके पास में ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू जितने पोषक पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता रहता है उन सभी का। तो ब्लड की जो है खोज, या हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की है, तो रुधिर वर्ग की खोज आपकी की है कार्ल लैंड ने। रुधिर वर्ग की खोज आपकी की है। अगर हम देखें यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे रक्त, और दूसरे नंबर पे आता है आपके पास में रक्त वाहिनियां, जिनके द्वारा जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन उसका होता रहता है। तो रक्त वाहिनियां सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे अपन सेकंड क्लास में। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। ठीक है, तीनों की एक एक क्लास होगी जिसमें हमारा जो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है ब्लड के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस यहाँ पे करते हैं बारी बारी से कि किस तरीके से जो है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। आज का पहला टॉपिक है हमारा ब्लड। रक्त भी इसको हम बोलते हैं या रुधिर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्लड है या फिर जो रक्त है ये कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है उसे रक्त विज्ञान कहते हैं। या इसी को हम हिंदी में इंग्लिश में बोले तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या नाम है? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रक्त विज्ञान या हेमेटोलॉजी कहते हैं रक्त के जो हम अध्ययन करते हैं उसको।
आगे हम बात करते हैं कि हिमेटोलॉजी के जनक कौन है, मतलब रक्त विज्ञान के जनक कौन है। तो जनक आपको ध्यान रखना है विलियम ह्यूसॉन। विलियम ह्यूसॉन जो है आपके हिमेटोलॉजी के जनक हैं। अगर हम बात करें रुधिर की, तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रक्त होता है हमारी बॉडी के अंदर, रक्त मानव शरीर में भार का 7 से 8%, भार का 7 से 8% जो है रक्त मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। अगर मैं लगभग बात करूं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, तो 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो 7.4, जिसको हम बोलते हैं अल्पक्षारीय। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 अल्पक्षारीय, इसको हम बोल देते हैं। आगे एक और नॉलेज की बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक दो बार जो है पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1 यूनिट ब्लड के अंदर कितना ml ब्लड होता है। 1 यूनिट ब्लड के अंदर 1 यूनिट में कितना ml ब्लड होता है? तो 350 ml ब्लड आपके 1 यूनिट के अंदर पाया जाता है। ये भी बात मुख्य है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम रुधिर का संगठन। रुधिर किस किस से मिलकर बना होता है? जो रक्त होता है इसके अंदर क्या क्या और पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि जो रुधिर है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके संगठन की हम बात करें, संगठन की बात करें तो पहला भाग आता है अपने पास में प्लाज्मा, और दूसरा भाग आता है आपके पास में रुधिर कणिकाएं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं आपके पास में आ जाती है। फर्स्ट में हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है ये पूरे रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 55% भाग जो है प्लाज्मा बनाता है पूरे रक्त का। अगर रुधिर कणिकाएं की बात करें तो ये 45% जो है भाग आपके पूरे ब्लड का बनाती है रक्त कणिकाएं। अगर हम बात करें यहाँ पे 55% में भी 90% तो जो है क्या होता है आपके पास में जल होता है, एंड 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर मौजूद होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी के अंदर अगर हम आगे बात करें तो इसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, ठीक है, ये आपके ब्लड के अंदर होता है। इसके अंदर होता है 4% एल्बुमिन। ठीक है, ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन ये होता है आपके पास में 2.3%। ठीक है, 2.5 या 2.3% ये होता है आपके पास में। उसके बाद में रहता है फाइब्रिनोजन हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन, इनकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों की तो थोड़ी। अब इसके अंदर क्या हो गया, देखो 10% के अंदर आ गया ना सारा। इसके अंदर अगर हम आगे बात करें कि इसके अंदर क्लोरीन होता है, इसके अंदर सोडियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर आयरन होता है, और इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर ये सारी चीजें उपस्थित होती है। पोटेशियम होता है। तो ये सारी मिनरल्स भी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये भी मुख्य है जो कि ध्यान रखना है। इसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ व गैस युक्त होता है। ठीक है, ये सारी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ व गैस युक्त जो है प्लाज्मा आपके पास में पाया जाता है। अगर हम बात करें आगे कि जो एल्बुमिन है यह प्रासरण दाब को नियंत्रित करता है ब्लड के अंदर। एल्बुमिन प्रासरण दाब को नियंत्रित करता है ब्लड के अंदर। और अगर फाइब्रिनोजन की बात करें हम, फाइब्रिनोजन जो कि अगर आपके ब्लड में से जो ब्लड है उसके अंदर से अगर फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास में, सीरम प्लाज्मा शेष बच जाएगा। ठीक है,
फाइब्रिनोजन को अगर बाहर निकाल दे। ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन जो है प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम ग्लोबुलिन प्रोटीन आपके पास में करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर 45% में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती है। और हम देखें कि इनकी प्रतिशतता को हेमेटोक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोक्रेट कहते हैं। आगे अब बात करते हैं अपन कि जो ब्लड है, सबसे पहले आरबीसी की बात कर लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके अंदर भी हम तीनों चीजों की बात करेंगे और तीनों चीजों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे आरबीसी की। और नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर हम डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों की एक ही वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। आज का पहला टॉपिक है आरबीसी। इसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड कार्पेस्कल्स, या आप इसको बोल सकते हो इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट नाम से ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आरबीसी जो है, हमने देख लिया कि आरबीसी आज का पहला टॉपिक है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके जीवन काल की। जीवन काल 120 डेज का आरबीसी का जीवन काल होता है। और आगे अगर हम बात करें इसके आकार की, तो आकार होता है उभय अवतल। उभय अवतल मतलब बाइकॉनकेव जो है आरबीसी का आकार होता है। अब हम बात करते हैं आगे कि आरबीसी के अंदर जो आरबीसी है, ये यहां पे देख लेते हैं। स्तनधारी जीवों में आरबीसी केंद्रक रहित होती है, जबकि ऊंट व लामा में लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे साइज के आधार पे, तो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो होती है ऊंट की। अगर हम बात करें सबसे छोटी आरबीसी की, तो सबसे छोटी आरबीसी होती है हिरण की। किसकी? हिरण की। तो ये है अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको हम हीमेटोप्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन भी बोलते हैं हम। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, कितना हमारी बॉडी के अंदर होता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, तो इन सभी की आज इस हीमोग्लोबिन टॉपिक में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से। तो इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है भैया? रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जब अपन लिखते हैं तो हीमोग्लोबिन, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। देखो हीम मतलब तो होता है आयरन, मतलब लोहा। ठीक है, Fe+2 आपने देखा होगा। और ग्लोबिन जो है यहाँ पे एक प्रोटीन है।
ग्लोबिन क्या है यहाँ पे, एक प्रोटीन है। तो इस तरीके से आयरन और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है आपके पास में, हीमोग्लोबिन बनता है। और अगर हम बात करें कि एक हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को परिवहन करता है, सर्कुलेशन करता है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है ये परिवहन करता है। ठीक है, 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। आगे हम बात करते हैं कि अगर इसकी मात्रा देखें हम हीमोग्लोबिन की, तो मेल के अंदर कितनी होती है और फीमेल के अंदर कितनी होती है। तो ध्यान रखना है आपको, मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल के अंदर, मेल में 12 से 16 ग्राम, ठीक है, कितनी होती है। और फीमेल के अंदर हम बात करें अगर यहाँ पे, तो 11 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है, प्रति 100 ml ब्लड के अंदर इतनी हीमोग्लोबिन पाई जाती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी की मात्रा अगर हम देखें, तो आरबीसी की मात्रा मेल के अंदर 50 से 55 लाख 50 से 55 लाख पर 100 ml घन मिलीलीटर में आता है, ये मिलीलीटर में। ठीक है, यहां हम बात करें यहाँ पे 5.5 × 10⁶ इतना घन मिलीलीटर में ये हो जाता है आपके पास में प्रति 100 ml। ठीक है, फीमेल की बात करें हम, तो फीमेल के अंदर 40 से 45 लाख प्रति 100 ml ब्लड के अंदर इतनी पाई जाती है, और इसको भी हम घन मिलीलीटर के अंदर नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 5.2 × 10⁶ ml या लाख के अंदर हम बात कर लेंगे यहाँ पे घन मिलीलीटर। ये मात्रा आपके हीमोग्लोबिन की और आरबीसी की, दोनों की जो है मेल एंड फीमेल के अंदर पाई जाती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति, जो है आरबीसी होता है, इसकी उत्पत्ति मतलब इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसकी भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण का ध्यान रखना है आपको, उत्पत्ति, ओरिजिन। अगर हम बात करें यहां से कि फिटस के अंदर, मतलब शिशु के अंदर, फिटस के अंदर अगर हम बात करें, तो फिटस के अंदर तो जो प्लीहा होता है, प्लीहा या फिर लीवर, दोनों के अंदर आपके फिटस के अंदर आरबीसी का उत्पन्न या निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। अगर मैं बात करूं आपको कि बच्चों व वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, तो लाल हस्ती मज्जा के अंदर। कहां पे होता है, लाल हस्ती मज्जा के अंदर जो है आरबीसी की उत्पत्ति होती है बच्चों और वयस्कों के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्लीहा है इसको किन किन नामों से जाना जाता है। पहला नाम है प्लीहा का, कि इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आपकी बॉडी के अंदर 30 लाख आरबीसी जो है खराब हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, 30 लाख आरबीसी, देखो कितनी सारी है, 30 लाख मायने रखती है। इसीलिए प्लीहा के अंदर ये सारी की सारी खत्म हो जाती है, और इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। और यहाँ पर ही आरबीसी का संग्रहण भी किया जाता है, और इसी कारण इसे हम बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रक्त का संग्रहण होता है। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी होती है इसकी परिपक्वन के लिए, परिपक्वन मतलब वृद्धि करने के लिए किस विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है, तो उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो आरबीसी के परिपक्वन के लिए जैसे हमें भोजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से जो आरबीसी होती है इसको किन चीजों की जरूरत होती है। तो आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन B12
आवश्यक है, विटामिन B12 आवश्यक है, जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक है, इस प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा आपके पास में? यहाँ पे हो जाएगा एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। अगर मान लो यहाँ पे हम बात करें कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के अंदर ब्लड जो है किस कलर का होता है? तो ये होता है ब्लू कलर का होता है। और ये किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण जो है ब्लू कलर का होता है मॉस्किटो के अंदर ब्लड। और अगर हम बात करें कॉकरोच की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो कलर होता है ब्लड का, वो होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। और ये होता है हीमोलिम्फ के कारण। हीमोलिम्फ के कारण जो है कॉकरोच के अंदर ब्लड कलरलेस होता है। आगे हम बात करते हैं आरबीसी के कार्य क्या क्या है और क्या वर्क जो है हमारी बॉडी के अंदर ये आरबीसी के द्वारा किया जाता है, तो वो बात हम कर लेते हैं। तो कार्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है O2 व CO2 का परिवहन, O2 CO2 व पोषक पदार्थों का परिवहन करना। दूसरी चीज आती है आपके पास में, दूसरी चीज आती है शरीर का पीएच व तापमान नियंत्रित करना। एंड थर्ड आता है आपके पास में रोगों से सुरक्षा करना। और फोर्थ आता है आपके पास में हार्मोनों का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? हार्मोनों का परिवहन करना। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपसे काफी ज्यादा बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट या अंतरिक्ष में चला जाए, वह अंतरिक्ष में चला जाए तो उसकी आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि अगर ऊंचे स्थानों पर माउंट एवरेस्ट या अंतरिक्ष में चला जाए कोई व्यक्ति, तो उसके आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आरबीसी की जो संख्या होगी, आरबीसी की संख्या व आकार, आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होगी और आकार में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। यह आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो है आरबीसी, हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी। और आप मुझे जो है सजेस्ट करते रहिएगा, ताकि मुझे जो है अच्छी तरीके से कुछ नई तरीके की टेक्निक वाली वीडियो जो है आपके लिए लाने का मौका मिले, जिससे आपकी जो है तैयारी और अच्छी तरीके से बेस्ट हो सके। तो दोस्तों आई होप आप जो है समझ तो गए होंगे इस वीडियो को अच्छी तरीके से, और अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए आप, और सभी दोस्तों के अंदर इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो है पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम जो है क्रैक करने के लिए तैयार है। और आपका साथ और हमारा साथ बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।